यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ योर इंटरमीडिएट एग्जाम। तो इंटरमीडिएट के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि कैसे आपको बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं वो सॉल्व करने का। तो आज अपन कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। उसके साथ साथ में कुछ पेंडिंग पोर्शन है। एक तो तुम्हारा ये डीम्ड इनकम वाला पेंडिंग पोर्शन है, तो वो मैं आपको करा देता हूं, ये डीम्ड इनकम क्या होता है करके। ठीक है, तो देखो बेटा, डीम्ड इनकम का मतलब जो नॉर्मली देख के लगेगा नहीं ये इनकम, लेकिन इसको इनकम मान लेंगे करके। ठीक है, इसको आपकी इनकम मान लेंगे। और मैं बताऊं, इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग ये सेक्शंस है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है, क्योंकि मैं बताऊं, अगर मान लो आपके ये सेक्शन 68 या 69 या फिर 69A या फिर 69B या 69C या 69D अगर ये लग जाती है और डीम्ड इनकम बन जाती है, तो यहां पे इस पे टैक्स कौन सी रेट से लगता है पता है? 60% की रेट से। 60% की रेट से आपका टैक्स लगता है, और 60% की रेट से टैक्स लगता है, उस पर 25% सरचार्ज लगता है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। मींस आपका 78% चला जाता है। इन सिंपल वर्ड बताऊं, आपका 78% है, वो 78% पैसा चला जाता है अगर आप इसमें पकड़े गए तो यहां पे ये सेक्शंस क्या बोलती है? बड़ी सिंपल सिंपल सी सेक्शंस है, अपन उसके बारे में एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। सबसे पहली सेक्शन जो है दैट इज द सेक्शन 68 करके, इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। बड़ी ही सिंपल सेक्शन है। क्रेडिट से आप याद रखेंगे, अगर मान लो आपके अकाउंट में कुछ पैसा क्रेडिट हुआ, या किसी का अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो, मींस कहीं पे कुछ क्रेडिट हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसा आया कहां से था। अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा क्रेडिट होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना वो पैसा कहां से आया था। अगर आप बता नहीं पाए करके, ठीक है, अगर आप बता नहीं पाए, पता नहीं भगवान जी ने भेजा होगा करके, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेक्शन 68 लगा लेंगे और आपको 60% से टैक्स भरना पड़ेगा। और 60% पे 25% सरचार्ज, तो आपका 60% पे 25% आप जोड़ोगे तो इट्स कम्स टू द 75%, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में 78% चला जाएगा। और मैं बता दूं, 10% पेनल्टी भी लगती है जो सीए फाइनल में पढ़ेंगे। मींस इफेक्टिवली आपका 88% चला जाएगा, बस 12% अपने पास बच जाएगा। तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि आपके अकाउंट में पैसा आया, कोई सम क्रेडिट हुआ, तो आपको ये बताना पड़ेगा इसका सोर्स क्या है, मींस ये पैसा कहां से आया था करके। ठीक है, अगर आप सोर्स बता नहीं पाए या फिर आप फालतू में कुछ भी बातें कर रहे हो, सेटिस्फैक्टरी नहीं है आपका जवाब, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर ये आपकी इनकम मान लेगा और उस पे भैया आपको 78% टैक्स लग जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके अकाउंट में कुछ 1 करोड़ आया, पता नहीं कहां से आया, आपको पता नहीं, ठीक है। अब आपसे पूछा ये कहां से आया, आप उसका एक्सप्लेनेशन ही दे पा रहे हो, या एक्सप्लेनेशन आप जो दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपकी इनकम मान लेंगे सेक्शन 68 में, और उस पर टैक्स लग जाएगा कितना? 78% की रेट से आपको टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और पॉइंट है जो बड़ा इंटरेस्टिंगली बोलता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और क्लोजली हेल्ड कंपनी के पास में पैसा आता है किसी शेयर होल्डर से, पैसा आता है जैसे एज अ शेयर कैपिटल या सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ऑल, तो एक बात समझना, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है ना, उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये तो शेयर होल्डर से पैसा आया था। अब एक बात समझना, अगर शेयर होल्डर का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, शेयर होल्डर को बुलाया और शेयर होल्डर का एक्सप्लेनेशन मांगा, शेयर होल्डर का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो यह माना जाएगा कि यहां कंपनी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और कंपनी के हाथ में बेटा ये इनकम बन जाएगी। तो देखिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज बोल रहे हैं ये लोग। ये क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब इस कंपनी के शेयर खरीदे बीबी ने, और बीबी ने शेयर खरीदे करके, ठीक है, और मैंने शेयर खरीदे मान लो 5 करोड़ रुपए के। तो सबसे पहले तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड को पूछा कि भाई ये 5 करोड़ कहां से आया, बोला बीबी सर ने दिया है। अब बीबी सर को बुलाया, बोला आपने ये 5 करोड़ कहां से लाया था? मैं ऐसे इधर उधर देख रहा हूं, पता नहीं कहां से आया था करके, ठीक है। बोला पता नहीं कहां से आया था, थप्पड़ मारेंगे, पता नहीं कहां से आया था। तो कंपनी, ये माना जाएगा कि इस कंपनी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और कंपनी के हाथ में ये इनकम बना लिया जाएगा। तो देखिए, पहला तो क्या है, कोई भी पर्सन के अकाउंट में कोई सम क्रेडिट होता है, तो आपके अकाउंट्स में कुछ भी क्रेडिट होता है, आपको ये बताना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया था करके, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाते तो उस केस में वो आपकी इनकम मान लेंगे और इस पर टैक्स लगेगा 78% की रेट से। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, और यहां पे अगर शेयर होल्डर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है करके, ठीक है, जो पर्सन है जिसने पैसा दिया था वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो यह माना जाएगा कि कंपनी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और कंपनी के हाथ में यह टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर
एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ असेसी, मींस असेसी की बुक्स में कोई सम क्रेडिटेड है, एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, असेसी ऐसा करके बैठा है, बोले बोल आबा 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 ऐसा बोल रहा है करके, ठीक है, अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, अबाउट द नेचर एंड सोर्स मतलब आप कहां से पैसा आया था, क्या था, वो बता ही नहीं रहा है, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर करके, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर की ओपिनियन में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बोलता मोदी जी ने भेजा था करके, ठीक है, कि मोदी जी ने वादा किया था तो मोदी जी ने भेजा था 15 लाख रुपया करके, ठीक है, तो ऐसा ये एक्सप्लेनेशन दिया, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। द सम्स ऑफ क्रेडिट मे बी चार्ज एज इनकम ऑफ द असेसी फॉर दैट प्रीवियस ईयर, वो उस साल के लिए उसकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फर्दर एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी in respect of sum credited as share application money या share capital या share premium as such amount by whatever name called in account of such company shall be deemed to be not satisfactory unless the person being a resident in whose name such credit is recorded in books of such company also explain to the satisfaction of assessing officer the source of sums so credited as share application money, share capital, etc in his hand. Otherwise, the explanation offered by assessee company shall be deemed to be not satisfactory, consequent to which the sum shall be treated as income of the कंपनी। तो यहां पे क्या हुआ कि जो पैसा मिला ना करके, ठीक है, कंपनी के पास पैसा आया तो भैया जिस पर्सन ने दिया है उसको भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और अगर उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये माना जाएगा कंपनी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और कंपनी के हाथ में ये इनकम मान लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेक्शन 68। अब एक बात समझना, एक सेक्शन है सेक्शन 69। 69 इज रिलेटेड टू अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया एंड उसका एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो कि ये पैसा कहां से लाया था। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के शेयर खरीदे, मैंने बुक्स में बताया नहीं और मैं बता ही नहीं पा रहा हूं ये पैसा कहां से लाया था करके, ठीक है, तो उस केस में लॉ मेकर्स ये मेरी इनकम बना देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year, means financial year कुल मिला के, the assessee has made the investment which are not recorded in books of accounts, means आपने जो investment किया not recorded in books of accounts, and the assessee offer no explanation about the nature and source of investment or the explanation offer is not satisfactory, the value of such investment are taxed as income of assessee of such financial year। तो देखिए मैंने क्या बोला, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मींस आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आपने घर खरीदा, पहली चीज तो बुक्स में ही नहीं बताया और फिर पूछा गया ये कहां से लाया था करके, ठीक है, बोला पता नहीं, अब कहां से लाया था पता नहीं हमको करके, पैसा कहां से लाया था पता ही नहीं करके, तो इस केस में वो आपकी इनकम बन जाएगी और 78% टैक्सेबल लगेगा। तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी, जो मार्केट वैल्यू रहेगी, वो मार्केट वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल बन जाएगी और भैया आपको यहां 78% टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, ये तो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एक चीज समझना, पहले 69B पे आएंगे। 69B बोलता है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो यहां पे तो क्या हो रहा था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बुक्स में डिस्क्लोज ही नहीं किया था, आपने बुक्स में डिस्क्लोज ही नहीं किया था, और यहां पे क्या है कि आपने डिस्क्लोज तो किया लेकिन आपने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया। आपने डिस्क्लोज तो किया बट आपने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया। ये कैसे हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हुआ क्या, जैसे आपने गोल्ड खरीदा 1 kg, 1 kg गोल्ड की रेट है अप्रोक्स 50 लाख रुपीस, ठीक है। अब आपने क्या किया पता है, आपने अपने बैंक से पैसा गया है वो 20 लाख गया है, कितना गया 20 लाख, और आप बोलते हो कि हमने 20 लाख में 1 किलो गोल्ड खरीदा है। आप क्या बोलते हो कि हमने 20 लाख में वी हैव परचेज इन 20 लाख 1 kg गोल्ड। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने पूरा डिस्क्लोज नहीं किया है अपनी रिटर्न में, मींस अपनी बुक्स में आप जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। तो इस केस में आपने क्या किया, 1 kg गोल्ड खरीदा है बट आप बोल रहे हो हमने 20 लाख में खरीदा है, मींस आप पार्टली इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हो, आप आधे ही इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हो, आधे से कम को डिस्क्लोज कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, मींस यहां पे मार्केट वैल्यू जो है गोल्ड की वो 50 लाख होनी चाहिए थी, बट आप बोलते हो हमने तो 20 लाख में खरीदा, तो ये गलत है। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका 30 लाख है वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो समझना यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी हैज मेड द इन्वेस्टमेंट, या तो उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी बुलियन, किसी बुलियन का, ज्वेलरी का, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स का वो अगर ओनर है, द असेसिंग ऑफिसर फाइंड दैट, असेसिंग ऑफिसर को लगता है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है
कि द अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट और इन एक्वायरिंग सच आर्टिकल एक्सीड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मींस आपने रिकॉर्ड तो किया है सिर्फ 20 लाख के 20 लाख में खरीदा, बट आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा पूरे 50 लाख का। गोल्ड 50 लाख में मिलता है 1 केजी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, such articles exceed the amount recorded in books of accounts maintained by the assessee and he offered no explanation for the difference or the explanation offered is unsatisfactory, such excess may be deemed to be the income of assessee for such financial year करके, ठीक है। वो जितना डिफरेंस है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। एग्जांपल लिया हुआ है, देखो मैंने, if assessee is found to be the owner of 300 grams of gold, मिला 300 grams of gold, मार्केट वैल्यू जिसका 25,000 है during the financial year ending 31st March 2018, but he has recorded to have spent only 15,000। वो बोलता मैंने 15,000 में खरीदा है, ठीक है। The assessing officer can add 10,000, that is the difference between market value of gold 25,000 and 15,000 as the income of the assessee if the assessee offered no satisfactory explanation thereto। assessee उसका explanation दे नहीं पा रहा। तो देखिए हमने 3 सेक्शन पढ़ी। पहली सेक्शन 68 is related to cash credit, मींस आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुआ, पैसा आया, आप बता नहीं पा रहे हो कहां से आया, आप बोल रहे हो या तो बता ही नहीं पा रहे हो या फिर बता रहे हो वो कुछ भी बोल रहे हो मोदी जी ने भेजा है करके, ठीक है, तो गलत है, भगवान ने भेजा है वो गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो क्लोजली हेल्ड कंपनी के अकाउंट में पैसा आया किसी शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन मनी या सिक्योरिटी प्रीमियम, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी को की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं मानी जाएगी अगर जो पर्सन ने क्रेडिट किया है, जो पर्सन ने पैसा दिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ये माना जाएगा क्लोजली हेल्ड कंपनी की जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उसके बाद अगर आपका अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने इन्वेस्टमेंट किया जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया और वो पकड़ा गया, और फिर भैया वहां पे आप उसका सोर्स बता नहीं पा रहे हो, आप उसका सोर्स बता नहीं पा रहे हो, तो उस केस में वो आपकी इनकम मानी जाएगी। उसके बाद अगर मान लो इन्वेस्टमेंट आपने किया, आपने रिकॉर्ड भी किया लेकिन आपने पार्टली रिकॉर्ड किया है। एग्जांपल के लिए आप ऐसे याद रखेंगे कि 1 केजी गोल्ड है, उसका 50 लाख इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, बट आप बोलते हो 1 केजी गोल्ड हमने 20 लाख में खरीदा है, इतने सस्ते में क्यों खरीदा, तो आप उसका कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो जो डिफरेंस है वो आपके लिए इनकम बन जाएगी। अब एक और बात समझना, अनएक्सप्लेन मनी 69A पे आई है। ये अनएक्सप्लेन मनी वाली सेक्शन क्या बोलती है कि भैया किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मान लो आपके पास में कुछ मनी मिल जाता है, मींस आपके घर पे छापा पड़ा, रेड पड़ा, उसमें मनी मिल गया या बुलियन मिल गया या ज्वेलरी मिल गया या एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मिल गया, एंड सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, और आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, and the assessee offered no explanation about the nature and source of the acquisition of such money, bullion, etc etc। ये कहां से आया उसके बारे में आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, ये कहां से आया इसके बारे में आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, या फिर एक्सप्लेनेशन आप जो ऑफर कर रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर जो आप एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो जो मनी and the value of bullion etc etc may be deemed to be the income of the assessee for such financial year and ownership is important and mere possession is not enough। many time क्या होता है कि मान लो आपके पास मिला लेकिन वो आपका नहीं है, किसी और का है, तो भैया किसी और का है उसको ओनरशिप होनी चाहिए करके, ठीक है, सिर्फ पोजीशन आपके पास थी तो ऐसा नहीं माना जाएगा वो आप ही का है, ऐसा नहीं माना जाता। तो देखिए मैंने आपको वापस बताता हूं, अनएक्सप्लेन मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके घर पे चापा पड़ा और चापे में आपको मिल गया, मनी मिला, बुलियन मिला, ज्वेलरी मिला, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिला, आपसे पूछा ये कहां से लाया, अब बता ही नहीं पा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो या पता नहीं बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, राजा छोड़ के गए थे वगैरह, ऐसे फालतू फालतू के बयान देते हो, तो इस केस में वो आपकी इनकम मानी जाएगी, दैट इज अनएक्सप्लेन मनी, वो आपकी इनकम मानी जाएगी, जो उसकी वैल्यू है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको टैक्स भरना पड़ेगा कितना, 78%। तो देखिए मैंने क्या बोला, 68 क्या था, कैश क्रेडिट, 69 क्या था, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, 69A क्या है, अनएक्सप्लेन मनी, अगर आपके पास कुछ पैसा बुलियन वगैरह मिल जाता है वो। उसके बाद 69B क्या है, पार्टली आपने एक्सप्लेन किया है, पार्टली जो है मींस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज आपने नहीं किया। अब 69C क्या है, ये बड़ी सिंपल सी सेक्शन है, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो ना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये खर्चा करने के लिए पैसा कहां से लाया था। अगर आप पैसा कहां से लाया था आप बता नहीं पाए, आप बता नहीं पाए कि ये पैसा कहां से लाया था, तो जितना खर्चा किया था ना वो अमाउंट आपकी इनकम बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल, आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी पे घर वालों ने बहुत मतलब खर्चा किया, जम के खर्चा किया करके, ठीक है, और मान लो आपकी शादी पे आपके लिए 50 लाख का खर्चा किया शादी पे। अब इनकम टैक्स वालों को पता चल गया कि 50 लाख का खर्चा किया, उन्होंने क्या किया, जो मंडप वाला था उससे लिख लिया, कितना दिया था तुमको, बोला 15 लाख।
खाने वाले को पूछा तुमसे कितना लिया था, बोला 15 लाख, तो 30 लाख तो ये हुआ, 20 लाख बाकी ज्वेलरी वगैरह का हुआ, 50 लाख का। मींस ऑन योर मैरिज दे हैव स्पेंड द 50 लाख रुपीज, 50 लाख का खर्चा हुआ। अब एक बात समझिए, जब 50 लाख का आपकी शादी पे खर्चा हुआ, आपके पापा को बुलाया इनकम टैक्स वालों ने, बोला कहां से लाया था ये, बोले पता नहीं कहां से आया था। मीन्स खर्चा किया है बट पता नहीं रहे हो वो पैसा कहां से आया था। तो उस केस में ये 50 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको बेटा 78% की रेट से टैक्स लग जाएगा। 78% है वो, 78% से आपको टैक्स लग जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी फाइनेंशियल ईयर में, एन असेसी हैज इंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड ही ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। ये पैसा कहां से आया था आप बता ही नहीं पा रहे हो, और द एक्सप्लेनेशन इज अनसेटिस्फैक्टरी, एक्सप्लेनेशन है वो आपकी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। The assessing officer can treat such unexplained expenditure as the income of the assessee for such financial year, and such unexplained expenditure which is deemed to be the income of assessee shall not be allowed as deduction under any other head of income। मींस वो खर्चा कहीं अलाउ भी नहीं होगा। पहली चीज तो वो आपकी इनकम बनेगी और वो खर्चा कहीं पे अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द हुंडी लोन, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी। अब ये क्या होता है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी और एनी अमाउंट इज ड्यू देयर ऑन इज रीपेड, मींस अमाउंट बोरो किया जाता है या रीपे किया जाता है, अदर देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक से नहीं। The amount so borrowed or repaid shall be deemed to be the income of person borrowing or repaying for the previous year in which the amount was borrowed or repaid as the case may be। तो देखो इन्होंने क्या बोला, अगर आप कोई हुंडी लोन लेते हो, हुंडी लोन का मतलब होता है नॉन रिकॉर्डेड लोन, जो रिकॉर्ड में नहीं है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, अदरवाइज लेते हो और आपने हुंडी पे लिया लोन करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जब आप हुंडी लोन लेते हो तो अगर आपने हुंडी लोन लिया अदर देन, मतलब आप अकाउंट पे ही चेक को छोड़ के अगर किसी से लोन लिया या फिर लोन रीपे कर रहे हो, तो जितना आपने लोन लिया या जब आप रीपे कर रहे हो वो अगर कैश में कर रहे हो तो उस केस में वो आपकी इनकम मानी जाएगी, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला तो। अब एक बार समझना, हाउएवर वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी हैज बीन डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ पर्सन, मतलब मान लो जब आपने कैश में लिया था तो आपने हुंडी लोन लिया था, ठीक है, कैश में लोन लिया था, तो उस टाइम पे अगर वो इनकम मानी जा चुकी है तो जब आप वापस, ही विल नॉट बी अगेन लाइबल टू असेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन ऑन रीपेमेंट ऑफ सच अमाउंट, द अमाउंट रीपेड शैल बी इंक्लूड इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट बोरोड। दिस पॉइंट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। अब एक बार इसमें होता क्या है, हुंडी लोन आप ऐसा बोल सकते हो करके, ठीक है, कि बहुत बार क्या होता है लाइक प्रोमिसरी बेसिस पे लोन लिया जाता है, प्रोमिसरी बेसिस पे लोन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हुंडी लोन। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मेरे पास में कोई बिल वगैरह है, मेरे पास पैसा आने वाला है, अब मेरे पास पैसा आने वाला है बट मेरे पास पैसा तो इन फ्यूचर में आने वाला है और वो आने वाला है मान लो 5 महीने 6 महीने बाद, अभी मुझे पैसे की चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ मुझे लोन दे दो, तो उसके बेसिस पे किसी ने आपको लोन दिया, बट अगर वो आपने कैश में लोन ले लिया या फिर आपने लोन का रीपे किया वो कैश में कर दिया, तो उस केस में वो आपकी इनकम मानी जाएगी। ये आजकल ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में आता नहीं है। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बोला इसमें, यहां पे सेक्शन पढ़ाई 68 क्या थी, कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट दूसरा क्या था तुम्हारा 69 अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, 69 ये क्या था अनएक्सप्लेन मनी वगैरह, आपके पास बुलियन ज्वेलरी मिल जाता है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स, बस आधा आधा ही डिस्क्लोज किया, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर में खर्चा किया बट बता नहीं पा रहे हो ये पैसा कहां से लाया था, और अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी, अगर मान लो आपने हुंडी पे कुछ भी लोन वगैरह लिया है और रीपे करते हो और वो अदरवाइज बाय मींस यहां पे रीपेड अदर देन थ्रू अकाउंट पे चेक ड्रॉन इन द बैंक, मींस आप कैश में वगैरह करते हो तो उस केस में वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब एक बात समझना, यहां पे कुछ स्पेशल रेट्स दे रखी है, देखिए सेक्शन 115 बीबीई क्या बोलती है, ये डीम्ड इनकम जो 68 से 69 डी में मैंने आपको पढ़ाई, इस पे टैक्स रेट होता है 60%, सरचार्ज होता है 25% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है 4%, इफेक्टिव रेट आपका 78% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट है वो आपका 78% हो जाएगा। अब एक चीज समझना, सर ये इनकम के सामने आपको कोई बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ये इनकम के सामने कोई बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो, नो बेसिक एग्जामिशन और अलाउंस और एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड टू द असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन कंप्यूटिंग सच डीम्ड इनकम, एज वेल एज बेटा इन इनकम के सामने आप कोई दूसरे लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते।
जैसे ये डीम्ड इनकम हुई ना, तो इनके सामने आप कोई दूसरे लॉसेस वगैरह भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस के वगैरह लॉस है और यहाँ पे ये 68 69 वाली इनकम है, तो क्या उसके सामने हम लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप कोई भी लॉसेस है वो सेट ऑफ। तो मैंने क्या बोला, पहली चीज तो इसके सामने आपको कोई भी बेसिक एग्जामेशन का वगैरह बेनिफिट नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज इसके सामने कोई भी आप लॉसेस वगैरह है वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है फर्दर, नो सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड अगेंस्ट द इनकम ब्रॉट टू टैक्स अंडर सो एंड सो सेक्शन। तो ये सेक्शन में जो इनकम होती है उसके सामने कोई लॉसेस वगैरह है वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक सेक्शन दे रखी है 115 बीबी। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी जगह बता चुका हूं कि जब भी आपकी विनिंग की इनकम होती है ना, उस पर टैक्स रेट 30% होता है। विनिंग का इनकम मींस अगर आपको लॉटरी वाला जो इनकम है, लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेसेस, कोई भी विनिंग का इनकम है, उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लग जाता है। तो यहाँ 30% की रेट से टैक्स लगता है। और टीडीएस कौन सी सेक्शन में करता है? 194 बी और बीबी में। जो टीडीएस टॉपिक आपने देखा होगा, टीडीएस टॉपिक में आपका सेक्शन 194 बी और बीबी में टीडीएस कटता है, और यहाँ पे टैक्सेबल होता है आपका 30% की रेट से। डन। तो चलिए, आपका कंसेप्ट वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने कल किया होगा, जो मिस्टर देवम वाला, मिस्टर देवम वाला, ये मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है, जिसमें न्यू में क्या मिलता है और ओल्ड में क्या मिलता है। तो न्यू टैक्सेशन रिजिम में आप जाओगे तो क्या होगा, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में आप जाओगे तो क्या होगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, और हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में एक बात बताइए, जो पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक बेसिक एंड टैक्स रेट, उसी में ये क्वेश्चन सब दे रखे हैं करके। ठीक है, तो बाकी आपके सब टॉपिक हो गए, बाकी जो है वो आपके सब टॉपिक हो गए। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक कौन सा दे रखा है? तो फर्स्ट टॉपिक में देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलरेडी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था, 3 हो चुका था, 4 हो चुका था, 5 हो चुका था, 6 हो चुका था, 7th बाकी था। अब एक बात समझना, ये 7 क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप एक काम करिए, ऐसे 4 चीजें बताइए जब प्रीवियस ईयर में ही आपकी इनकम टैक्स लग जाएगा। मींस नॉर्मली क्या होता है, आपकी इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है, बट आप ऐसे 4 चीजें बताइए जहां पे आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा। कल मैंने 5 चीजें बताई थी। एक तो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया शिप लेके आता है, तो नॉन रेजिडेंट इंडिया शिप लेके आता है तो उस केस में उसको इंडिया में टैक्स उसी साल भरना पड़ता है। या एओपी बीओआई है, वो आपने क्या किया, लाइक कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था और वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाता है। या फिर मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है और उसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है, या फिर कोई असेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो टैक्स अवॉइड करने के लिए करके। ठीक है, या फिर मैंने बोला था कि अगर मान लो आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो उस केस में। तो यहां पे ये 5 केस दे रखे, इसमें से आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। अब इसमें इतना ज्यादा लिखा हुआ, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है करके। ठीक है, अब एक बात समझना, इसमें ये कितना शिप के केस में आपको सिर्फ इतना रख लिखना है कि नॉन रेजिडेंट है, एंगेज्ड इन द शिपिंग बिजनेस एंड ही केम टू इंडियन पोर्ट, देन ही हैज टू पे द टैक्स इन इंडिया। उसको इंडिया में टैक्स पे करके जाना पड़ेगा करके। ठीक है, इंडिया में टैक्स पे करके जाना पड़ेगा। अब वो टैक्स कितना पे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब सीए फाइनल में देखते हैं। और सीए फाइनल में ये इनकम आती है उसकी 7.5%, मींस जितना उसको फ्रेट मिलता है ना, उस फ्रेट का 7.5% इनकम आता है, और उस इनकम पे फिर 40% की रेट से टैक्स लगता है एंड ऑल। वो सब सीए फाइनल में आएगा। आपको सिर्फ 2 लाइन में लिखना है कि नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन द शिपिंग बिजनेस, इफ ही केम टू द इंडियन पोर्ट, देन एट द टाइम ऑफ लिविंग इंडियन पोर्ट ही दैट पर्सन हैज टू पे टैक्स इन इंडिया करके। ठीक है, उसको इंडिया में टैक्स पे करके जाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, वेयर इट इज अपीयर टू द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है करके। ठीक है, कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और वो वापस इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा एओ को लगता है, तो उस केस में उससे अभी टैक्स ले लेंगे। या फिर एओपी बीओआई आपने पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाई थी और वो इवेंट खत्म हो गई, तो एओ को लगता है। इसमें देखो सब जगह एओ को लगेगा, इसमें हर जगह है ना वो एओ को लगेगा करके। ठीक है, हर जगह यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को लगता है, तो असेसिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेगा। देखो पहले वाले केस में तो भरना ही पड़ता है, जो नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस वाला है ना, वो तो इंडिया से जब जाएगा तो उसको भरना ही पड़ेगा। बट ये बाकी 4 केसेस है, इसमें जब एओ को लगता है कि भैया अभी टैक्स ले लो, तो एओ आपसे अभी ही टैक्स की वसूली करवा सकता है करके। ठीक है, चलिए
अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन बाकी है, और 8 से लेके और लास्ट आपका कहां तक है, आई थिंक बहुत लंबे छोड़े क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इस बार तो इतने डाल दिए ना मैंने। क्वेश्चन नंबर आपका 29 तक। तो 8 से लेकर अगर आप 29 काउंट करोगे तो इट्स अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन करके, ठीक है। अब मैं 20 क्वेश्चन तो मैं पूरे करा नहीं पाऊंगा आपको क्लास में, ऑब्वियसली मैं आपके सॉल्व, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं कराने जाऊंगा तो अप्रॉक्स 20 आवर्स लग जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे उसमें कम से कम 1-1 घंटा लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जो अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन आज कराऊंगा, अप्रॉक्स 5 बड़े बड़े क्वेश्चन मैं करा लूंगा। और उसके बाद में क्या होगा कि आप लोग क्या करोगे, बाकी क्वेश्चंस करोगे और उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। तो जिससे क्या होगा, आप जैसे ही सॉल्यूशन चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैं बता दूं, सब एग्जाम आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है, कुछ आईसीआई मटेरियल से क्वेश्चन है, बाकी आरटीपी एमटीपी और एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आए। और मैं बता दूं, ये लेक्चर आप देखोगे जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, बिकॉज अभी आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। चाहिए तो आप ये लेक्चर को मैं ओपन मोड में दे रहा हूं, तो आप लास्ट में भी देख सकते हैं, जब एक बार रिवीजन कर लिया उसके बाद देख लीजिए तो फटाफट फटाफट आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अब है ना, इन क्वेश्चंस में आपके 5 हेड आएंगे, सैलरी भी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी भी आएगा, कुछ क्वेश्चन में सैलरी नहीं है तो बिजनेस आएगा, कैपिटल गेन आएगा, अदर सोर्सेज आएगा, डिडक्शन आएगा, टीडीएस आएगा, पूरा इनकम टैक्स है वो इन क्वेश्चंस में आपको दिखने वाला है। और ऐसा ही आपका पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो 14 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 28 कराता हूं पहले आपको। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप चाहिए तो मार्क कर देना आईएमपी, क्योंकि इसमें मैं आपको सब बताऊंगा कि न्यू टैक्सेशन रिजिम लेते हो तो क्या होगा, ओल्ड टैक्स रिजिम लेते हो तो क्या होगा, एएमटी में क्या होगा, यहां सब चीजें आ जाएगी। मींस आपके दिमाग की जो नसें है ना वो खुल जाएगी इस क्वेश्चन के बाद। तो अपन एक काम करते हैं, पहला ही वैसा क्वेश्चन करते हैं जहां दिमाग की नसें आपकी खुल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपके दिमाग की नसें खुलने वाली है, जिसमें आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आएगा, इसमें एएमटी भी आएगा करके, ठीक है। इसमें आपका 115 बीएसी जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वो भी आएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए और पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है करके, ठीक है। मिस्टर धीरज, एज 48 ईयर्स का है, मैं सीनियर सिटीजन नहीं है। Resident Indian has furnished the following particular for the year ended 31st March 2022 से रिलेटेड इसने कुछ चीजें आपको दे रखी है। पहला, यहां पे टोटल आपके 7 पॉइंट्स है और 7 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला, he occupied the ground floor of his residential building and has let out the first floor of residential use at an annual rent of 3,34,000। इसका एक घर है, उस घर का ग्राउंड फ्लोर है वो तो वो खुद यूज कर रहा है, और फर्स्ट फ्लोर उसने भाड़े पे दे दिया। ग्राउंड फ्लोर वो खुद यूज कर रहा है और फर्स्ट फ्लोर उसने क्या कर दिया, भाड़े पे दे दिया। और जो फर्स्ट फ्लोर भाड़े पे दिया ना, उसका एनुअल रेंट दे रखा है, दैट इज द 3,34,000। 3,34,000 है वो आपका एनुअल रेंट है, मींस पूरे साल का रेंट है। उसके बाद ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 30,000 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। बोथ दिस फ्लोर आर द इक्वल साइज, दोनों फ्लोर इक्वल साइज के थे और इसने म्युनिसिपल टैक्सेस है वो 30,000 का पे किया। मुझे एक बात बताइए, यहां पे जब यहां पे अगर अपन बात करें करके, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि सर यहां पे हाउस प्रॉपर्टी में दो मानोगे, एक एलओपी एक एसओपी। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो जब पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया वाइज होती है, तो उसको दो प्रॉपर्टी मान लेने का। जो एलओपी वाला पार्ट है उसको एलओपी मानने का, और जो एसओपी वाला पार्ट है उसको एसओपी मानने का। और याद रहेगा, एसओपी में हर जगह डैश 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 आता था, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था, कितना, 30,000 और 2 लाख। और एलओपी में हर चीज आती थी, तो एलओपी में आप हर चीज ले लोगे। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है, एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया हुआ था इस घर के लिए। He paid 1,80,000 as interest and 95,000 towards the principal repayment of housing loan borrowed for the above residential building in the year 2015। So 2015 में इसने ये घर खरीदा था और उस टाइम उसने लोन लिया था कहां से, आईसीआईसीआई बैंक से। और आईसीआईसीआई बैंक को इस साल में इसने 1,80,000 का इंटरेस्ट पे किया। तो 1,80,000 का इंटरेस्ट, तो मुझे एक बात बताइए, एसओपी एलओपी में आपका 90-90 डिवाइड हो जाएगा, और उसने 95,000 का प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है। एक बात बताओ, जो 95,000 का प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हो, इसका आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो। 80C को याद करिए, जहां मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते, वहां मैंने एक पॉइंट था कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया था
किसी बैंक से वगैरह या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जब आप उसका रीपेमेंट करते हो तो रीपेमेंट के टाइम पे आप प्रिंसिपल पेमेंट का डिडक्शन एटीसी में ले सकते हो, तो ये 95,000 का डिडक्शन एटीसी में ले सकता है। तो देखिए यहां कितनी सारी चीजें आएगी एक साथ में। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आया, ही ओन्स अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश इन द एसईजेड। उसका एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो एसईजेड में एस्टेब्लिश्ड है, एंड विच हैड कमेंस्ड द ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 में उन्होंने ऑपरेशन चालू कर दिए थे। तो एसईजेड की आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 10AA, कि 10AA में वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात बताइए, 1920 फर्स्ट ईयर था, तो 1920, 2021 एंड 21-22, सो करंट ईयर इज द थर्ड ईयर, तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिल सकता है। टोटल टर्नओवर ऑफ अंडरटेकिंग वाज 400 लाख, टोटल टर्नओवर 400 लाख था, विच इंक्लूड 120 लाख फ्रॉम द एक्सपोर्ट टर्नओवर। आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर से कितना था, 120 लाख था। द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA। प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्री इज 45 लाख, तो पहले तो आप पीजीबीपी में 45 लाख लोगे, बट उसमें से 10AA का डिडक्शन मिलेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, तो वो आप लोगे। चलिए उसके बाद अब देखिए डिडक्शन पे आ गए। ही एम्प्लॉयड 20 न्यू एम्प्लॉय फॉर दैट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसने इस साल 20 नए एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट किया। और जब भी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाता है ना, आपके दिमाग में 80JJAA आना चाहिए। और 80JJAA कौन सा था, न्यू एम्प्लॉय को जब आप रिक्रूट करते हो तो उनको जितना एमोल्यूमेंट्स पे करते हो, सैलरी पे करते हो, उसका 30% आप एक डिडक्शन ले सकते हो 80JJAA में। तो वो 30% डिडक्शन जो 80JJAA में ले सकते हो, आपने डिडक्शन टॉपिक देखा था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था आपको। तो 80JJAA में आप ले सकते हो, बट उसमें कंडीशन थी कि 25,000 तक ही उसका सैलरी होना चाहिए, वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, 240 डेज या उससे ज्यादा का उसका टाइम होना चाहिए इस साल में करके, ठीक है। तो देखिए 20 न्यू एम्प्लॉय रिक्रूटेड for that industrial undertaking during the previous year 21-22, out of 20, 12 were employed on the 1st May 2021। तो 12 जो है वो तो 1st मई को ही एम्प्लॉय कर दिए थे, ठीक है। ऑन द मंथली एमोल्यूमेंट्स ऑफ द 18,000, इसको मंथली एमोल्यूमेंट्स 80,000 दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड रिमेनिंग वर एम्प्लॉयड ऑन द 1st August 2021 ऑन द मंथली एमोल्यूमेंट्स ऑफ द 12,000। अब आप देखेंगे कि यहां पे जो अगस्त से अगर आप काउंट करेंगे तो 240 डेज होते हैं या नहीं। अगर आप अगस्त से काउंट करेंगे तो देखिए 240 डेज होते हैं या नहीं। तो अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31 एंड जनवरी के 31, फेब के 28 एंड मार्च के 31। देखिए 240 डेज से ज्यादा हो रहे हैं, 243 डेज हो रहे हैं। तो मैं बताऊं यहां पे जो अगस्त वाले एम्प्लॉय है उनका भी डिडक्शन मिलेगा, और जो आपने मई में रिक्रूट किए उनका भी डिडक्शन मिलेगा। आगे क्या दे रखा है, ऑल दिस एम्प्लॉय participate in the recognized provident fund and they are paid their emoluments directly to the bank account। इनको सबको आरपीएफ है, वो सब आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका जो इमोल्यूमेंट्स है वो डायरेक्टली उनके बैंक में उन्होंने पे किया। तो डायरेक्टली जो बैंक है वो बैंक में इन्होंने क्या किया है, इमोल्यूमेंट्स है वो इमोल्यूमेंट्स को पे किया है करके, ठीक है। तो डायरेक्टली कहां पे किया है, उनका जो है वो पे किया है कहां पे, सीधा ही बैंक में पे किया है, क्योंकि उसमें कंडीशन ये भी थी कि भैया सैलरी आप कैश में नहीं दे सकते, बैंक में देनी पड़ेगी करके, ठीक है। तो चलिए, तो ये तुम्हारा यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है ही अर्न 30,000 एंड 45,000 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट रेस्पेक्टिवली। तो उसका सेविंग बैंक अकाउंट पे 30,000 का इंटरेस्ट है और 45,000 एफडी का इंटरेस्ट है, ये आईएफओएस में जाएगा। और आईएफओएस में जाने के बाद आपको 80 टीटीए का डिडक्शन आप ले सकते हो सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे, कितना 10,000 का। तो वो 10,000 का डिडक्शन आप लेंगे किस पे, 30,000 में से 10,000 है वो आपका 80 टीटीए में डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग कैपिटल गेन का पॉइंट आ गया। कैपिटल गेन का पॉइंट क्या बोलता है, ही ऑल्सो सोल्ड हिज वैकेंट लैंड ऑन 1st 12 2021 को। उसने 13 लाख में एक लैंड बेची है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 14 लाख। जब आपने ट्रांसफर किया उस टाइम पे उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 14 लाख था। तो भैया आपको याद आनी चाहिए एक सेक्शन 50C कैपिटल गेन की, और वो क्या बोलती थी, अगर एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, एसडीवी जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो एसडीवी लेंगे, नहीं तो कंसिडरेशन लेंगे।
अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो यहां पे आप मुझे बताइए क्या एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है क्या? नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन आपका 13 लाख है और 13 लाख का जब आप 110% करने जाते हैं तो 13 लाख का आपका 110% आप करने जाएंगे तो 14,30,000 आएगा और एसडीवी कितना है? सिर्फ 14 लाख है। तो यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको 13 लाख ही लेना चाहिए। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एट द टाइम, ये हो गया। द एफएमवी ऑफ द लैंड एज ऑन 1/4/2001 4.8 लाख था, मींस एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वो 4.8 लाख है। एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन दैट डेट इज 4 लाख, उस दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 4 लाख था। कब का? 1/4/2001 का। एक बात बताओ, जब आपने 1/4/2001 से पहले के असेट है तो अपने को एफएमवी का बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो एफएमवी है ना वो एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता, एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में आपका एफएमवी तो 4.8 लाख है और एसडीवी आपका 4 लाख है, तो आपकी एफएमवी 4 लाख लेनी पड़ेगी। लेकिन कॉस्ट कितनी है? तो देखिए, द लैंड वॉज एक्वायर्ड इन 1997 फॉर 2.8 लाख, तो 2.8 लाख में खरीदा था। एंड ही हैड इंकर द रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 12,000 एट दैट टाइम। तो एक बात बताइए मुझे, मैं ये बोलूं कि 2,80,000 में आपने खरीदा था प्लस 12,000 का आपका ये खर्चा हुआ था, तो टोटल मिला के 292 का कॉस्ट था। और एफएमवी कितनी है आपकी? 4 लाख, तो आप 4 लाख लेंगे और फिर आप इंडेक्सेशन वगैरह करेंगे। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 1-2 दे रखा है 317 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। He paid the insurance premium 49,000 towards the life insurance policy of his son. उसने सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। एक बात बताओ, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, डिपेंडेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो डिपेंडेंट कहां आता था? सिर्फ 80D में आता था, 80DD में आता था, 80DDB में आता था। मैंने बोला था डी फॉर डिपेंडेंट, ऐसा याद रखना। तो जो डी वाली सीरीज थी डिडक्शन में वहीं पे डिपेंडेंट आता था, बाकी कहीं पे डिपेंडेंट नहीं आता था। तो यहां पे डिपेंडेंट नहीं है तो भी उस केस में भी भैया यहां पे डिपेंडेंट नहीं है तो भी आपको डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। आपसे पूछा क्या है? You are requested to compute his total income and tax liability of Mr. Dheeraj for the assessment year 22-23 in a manner so that he can make the maximum tax saving. आप ऐसे मैनर से कैलकुलेट करिए कि जिससे वो मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकता है करके, ठीक है। अब इसने आपके ऊपर बड़ा ओपन क्वेश्चन दे दिया कि आप अपने हिसाब से करिए जो मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सके। इसमें ये नहीं बोला कि आप 115 बीएससी को इग्नोर करेंगे, आप बाकी बहुत सारी जब सेक्शन देखोगे तो वहां पे ऐसा दे रखा होगा, क्वेश्चन देखोगे मिस्टर आलोक इज नॉट विलिंग टू ऑप्ट सेक्शन 115 बीएससी, वो हर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि वो इग्नोर करो 115 बीएससी को। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन, अज्यूम ही डज नॉट ऑप्ट सेक्शन 115 बीएससी, लेकिन यहां पे ऐसा दे नहीं रखा है। तो यहां पे आप पहले नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, फिर आप 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स निकालेंगे और जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसके हिसाब से आप टैक्स है वो भरेंगे, वो आप कंक्लूड करेंगे। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, हम चालू करते हैं क्वेश्चन करके, ठीक है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, आपकी नोटबुक में क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन में बंदे का नाम क्या है? धीरज करके, और आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो आपकी बुक में दे रखा है वो आप लिख लीजिए। तो चलिए हम चालू कर रहे हैं। इस बंदे का नाम है दैट इज मिस्टर धीरज। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर सो एंड सो, पेज नंबर सो एंड सो, एंड मिस्टर धीरज। धीरज धीरज और प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाएंगे, तो पार्ट ए ले लेते हैं, फिर 115 बीएससी के हिसाब से जाएंगे। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, मींस नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। अब एक बात समझना, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, जब ऐसा दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो इसमें 2-3 मेथड हो सकती है, मींस 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो एक काम करो, एक बड़ा स्टेटमेंट बना दो,
मीन्स 2 पेज का स्टेटमेंट बना दो, पहले सैलरी है तो सैलरी लो, फिर हाउस प्रॉपर्टी लो, फिर आप बिजनेस लो, फिर आप कैपिटल गेन लो, फिर आप अदर सोर्सेज लो, फिर आप डिडक्शन लो, और वहीं पे एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। नहीं तो आप एक काम करिए कि आप एक स्टेटमेंट छोटा सा बनाइए यहाँ पे कि भाई कंप्यूटेशन ऑफ, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, और सिर्फ आप यहाँ पे 6-7 लाइन का एक बनाइए, और 6-7 लाइन में आप यहाँ लिखिए जैसे इनकम फ्रॉम, इसमें सैलरी तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकाली, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में सिखाइए, बताइए उनको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी ऐसे आई। फिर आप निकालो पीजीबीपी की इनकम, और पीजीबीपी की इनकम के लिए आप वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। फिर आप कैपिटल गेन की इनकम के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बनाइए, फिर आप 4 बनाइए, फिर आप 5 बनाइए, वैसे आप करिए। दैट इज वन वे करके, ठीक है। दूसरा वे ये है कि यहीं पे एक साथ में स्टेटमेंट में आप करते जाइए। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, पहले आप हाउस प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, फिर आपके क्या बोलते हैं बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस की बात कर लीजिए, फिर कैपिटल गेन है तो वहीं कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लीजिए। मींस एक साथ में आप कैलकुलेट करते जाइए। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ही सॉल्व करा लेता हूं, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। आप 2 पेज के लिए, 2 पेज जो है, 2 पेज तक आप ये स्टेटमेंट बना लीजिए। 2 लाइन, 2 पेज नहीं तो आप 1.5 पेज तो कर दीजिए, 1.5 पेज। चलो तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले आपका पर्टिकुलर, ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट। अब मुझे एक बात बताइए, एक एक हेड है वो आपको चालू करना है। तो सबसे पहले कौन सा हेड चालू करेंगे, सैलरी का तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम चालू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए और साथ साथ में आप मेरे साथ साथ में करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो देखिए अपन लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब एक बात बताइए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में दो, एक ही प्रॉपर्टी है बट उसका फर्स्ट फ्लोर है वो लेट आउट है और ग्राउंड फ्लोर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो पहले आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का ले लीजिए, फिर आप एलओपी का ले कैलकुलेशन कर लीजिए। तो चलो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का कर लेता हूं। तो जो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है आई थिंक, या सो ग्राउंड फ्लोर इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एसओपी बोल सकते हो आप। तो आपको याद रहेगा एसओपी के केस में हम क्या करते थे, सीधा एनएवी से चालू करते थे, नेट एनुअल वैल्यू से। तो आप सीधा चालू कर दीजिए नेट एनुअल वैल्यू, या मैं दूसरा कलर ले लेता हूं चलो। तो आप चालू करेंगे नेट एनुअल वैल्यू से। तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी एसओपी में निल आती थी, उसमें दो चीजें लेस होती थी, दैट इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन, आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और एक तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, अब ये भी आपका नील ही आएगा। और दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आप देखिए दूसरे पॉइंट में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जिक्र कर रखा है, 1,80,000 का है पूरे घर का। तो मैं बताऊं आपका एसओपी के टूवर्ड्स कितना 90,000 आएगा। तो मैं बोलूं एसओपी का आपका इनकम कितना आ गया 90,000 माइनस, एसओपी का इनकम है वो आपका 90,000 माइनस में आ गया, तो लॉस है एसओपी का। अब ऐसे का ऐसे अपन लेंगे, फर्स्ट फ्लोर है वो आपका एलओपी है, तो इसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर लेट आउट प्रॉपर्टी है, एलओपी है। तो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका लेट आउट प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, यहां पे फर्स्ट फ्लोर लेट आउट प्रॉपर्टी तो है,
लेकिन उसके बारे में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। तो एक बात बताओ, अपन पढ़ते कैसे थे? सबसे पहले अपन फेयर रेंट लेते थे, उसको कंपेयर करते थे आपके किससे, म्युनिसिपल वैल्यू से, विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, वो एक्सपेक्टेड रेंट आता था। एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते थे, उसको हायर लेते थे, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता था। अब एक बात समझना, इन्होंने सिर्फ एनुअल वैल्यू दे रखा है, तो मैं इसको मान लूं कि यही एक्चुअल रेंट है और यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गया। तो मैं सीधी सी बात बताऊं, यहां पे जो आपका एक्चुअल रेंट है वही दे रखा है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं एक्चुअल रेंट जो है, और यही बन जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 3,34,000 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, इस 334 में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं, तो माइनस कर देंगे हम म्युनिसिपल टैक्सेस, और म्युनिसिपल टैक्सेस आपने कितना पे किया, तो इसने देखो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया 30,000, बट वो 30,000 तो पूरे घर के लिए है, तो इसमें से आप एलओपी वाले पोर्शन का कितना होगा, आधा होगा। तो मैं बता दूं, यहां 30,000 में से आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 15,000 है, वो आपका म्युनिसिपल टैक्सेस आ जाएगा, और रिमेनिंग बचा 3 लाख आपका 19,000। हाँ भाई, 3,19,000 है, ये आपका रिमेनिंग बचा। अब आप आपका इसको क्या बोलेंगे, हम एनएवी बोलते थे, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से अपन लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में एक तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, मिस एनएवी का आपका 30% जो डिडक्शन है वो कितना रहेगा, तो एनएवी का 30% डिडक्शन, और दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एक बात बताओ मुझे, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन तो अपना 90,000 है, अब 30% इसका कर दीजिए, तो 30% अगर आप करेंगे 3,19,000 का 30%, इट्स 95,700। तो आपका ये आ गया 95,700, इन दोनों को लेस कर दीजिए, तो आप लेस करेंगे 3,19,000 माइनस 95,700 और माइनस 90,000, तो इट्स कम्स टू द 133,300 आ गया। हाँ भाई, 133,300 आ गया। अब 133,300 आ गया, ये आपका क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द एलओपी। तो मैं यहां पे ले लू नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया, तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो मैं सीधा बाहर ले लू। सो 133,300 में से आप एसओपी वाला लॉस सेट ऑफ कर दोगे, तो 43,300 आया। ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आया। इसके आगे मैं एक काम करूंगा, एक 3 लाइन डाल दूंगा, जिससे मैं बाइफरकेट कर सकता हूं कि चलो मैंने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स निकाल, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट की है। चलिए देखिए, इसमें कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं सर, यहां तक हमको कोई डाउट नहीं। चलिए, अभी तो बहुत दूर है, ठीक है, महाभारत बड़ा क्वेश्चन है ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। अब अपन लेंगे बिजनेस की इनकम। अगर आप मान लो बीच में कहीं पीछे रह जाओ तो आप पॉज करके और वो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अब लिखने के लिए इतना टाइम दे नहीं सकता, या फिर आपके पास ये एलएमएस पे मिलेगा, वहां से आप कॉपी मार सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में। अब अपन चालू करेंगे पीजीबीपी का इनकम, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो एक वो एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट दे रखा है। आप मुझे बताइए, एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट 45 लाख दे रखा है, तो वो आप लिख लो। इसका डिडक्शन अपन लेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए के बाद। मैंने आपको बोला हुआ है कि अंडर चैप्टर 6 ए के बाद लेने का, क्योंकि ये डिडक्शन 10 AA, ये डिडक्शन है, ये आपको लास्ट में लेने का, ऐसा मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था 10 AA का। तो आपका यहां पे दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड यूनिट, तो एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट है वो 45 लाख ले लीजिए आप, ठीक है, और कोई बिजनेस का इनकम है ही नहीं, तो बिजनेस यहां पे क्लोज हो गया। अब चलिए कैपिटल गेन पे, तो आपका
कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट है ना, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड सेल कर रहे हैं। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए आप लोगों को देखो यहां पे एसडीवी भी दे रखा है और कंसिडरेशन भी दे रखा है। एसडीवी आपका कितना दे रखा है? तो यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए एसडीवी एंड कंसिडरेशन, तो एसडीवी आपका 14 लाख दे रखा है और कंसिडरेशन आपका 13 लाख दे रखा है। तो मैं यहां पे लिख लूं सिंस एसडीवी इज नॉट मोर देन 110% of consideration, so consideration is treated as full value of consideration। तो जो आपका कंसिडरेशन है 13 लाख, ये ले लीजिए बाहर सीधा, 13 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो यही तुम्हारा नेट कंसिडरेशन आ गया। अब एक बात बताइए, 13 लाख आपका नेट कंसिडरेशन आ गया। यह सेट लॉन्ग टर्म है क्योंकि आप देखिए 1997 में खरीदा था और अब आप 2021 में बेच रहे, तो इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो लेस करिए, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए इसका कॉस्ट कितना है और दूसरा एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कितना है। तो एक बात समझिए, कॉस्ट जो है वो तो आप देखेंगे कि इसका कॉस्ट जो है वो आपका कितना है, कॉस्ट 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 2,80,000 है प्लस 12,000, तो मैं बताऊं 2,92,000 कॉस्ट है, तो 292 कॉस्ट है, लेकिन एफएमवी कितना है? मैं 4 लाख लूंगा एफएमवी। अब आप बोलोगे 4 लाख क्यों ले रखा है सर? यहाँ पे तो एफएमवी जो है वो हायर है, मींस यहाँ तो एफएमवी 480 है, लेकिन एफएमवी आपके एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो मेरे को यहाँ 4 लाख ही लेना पड़ेगा, तो विच एवर इज हायर इसका लूंगा मैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं नीचे ब्रैकेट में लिख भी लेता हूँ, आप चाहिए तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप कॉपी कर लेना, आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, तो आप एक बार चाहिए तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विच एवर इज हायर है, ये 4 लाख ये लूंगा। अब एक बात बताइए, जब मैं 4 लाख क्यों ले रहा हूं यहां पे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके नीचे एक नोट करके, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज पर सेक्शन 55, ऐसा सेक्शन 55 में दे रखा है, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है कोई बात नहीं, एज पर सेक्शन 55 एफएमवी एज ऑन, एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 is restricted to SDV as on 1/4/2001, मिस 1/4/2001 का SDV से ज्यादा FMV नहीं हो सकता। तो आपका 4 लाख हुआ, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप 317, दैट इज 21/22 का, और डिवाइड बाय करेंगे 100/12 का। आप निकालिए कितना आता है कैपिटल गेन। तो देखिए अगर आप कैपिटल गेन निकालेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 317 जो भी आया डिवाइड बाय 100, सो इट्स कम्स टू द, मैं बोलूं 12,68,000। तो यहां पे आपका 12,68,000 आ जाएगा, तो 12,68,000 आ गया। अब आप एक काम करिए, इसको लेस कर दीजिए तो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा। तो कैपिटल गेन का अमाउंट आपका कितना आया, और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो माइनस 13 लाख, 32,000 आया, तो 32,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 32,000 आया, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अलग कलर से, तो मेरा कैपिटल गेन का इनकम कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं और अपन लेते हैं आपके अदर सोर्सेज की इनकम।
तो देखिए अपन चालू करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अदर सोर्सेज में आपका एक तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और एक आपका इंटरेस्ट है एफडी अकाउंट पे। तो देखिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी का 30 और 45 है आई थिंक। ये 30,000 है और ये आपका 45,000 है। तो आपकी टोटल हो गई आई थिंक 75,000। मैं सीधा बाहर ले लेता हूँ 75,000। हाँ भाई, अब एक काम करिए, यहाँ पे आपका अदर सोर्सेज का इनकम भी कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही अदर सोर्सेज का इनकम कंप्लीट हो जाता है तो आपका देखो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये 32 एंड 75 ही था ना, एक सेकेंड, या 30 एंड 45 या सो 75 होगा। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और इसी को अपन बोल देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इसी को हम क्या बोल देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। क्योंकि यहाँ पांचों हेड की इनकम आ गई, सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, बिजनेस आ गया, कैपिटल गेन आ गया, अदर सोर्सेज आ गया। तो इसको अपन बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, या जिसको शॉर्ट में आप लोग जीटीआई भी बोल सकते हैं। आप टोटल करिए ग्रॉस टोटल इनकम की। तो ग्रॉस टोटल इनकम की देखिए, हाउस प्रॉपर्टी का आपका कितना था, 43,300 प्लस 45 लाख प्लस 32,000 प्लस 75,000। तो मैं बताऊं यहां पे 46,50,300 आएगा। तो ये आपका आ गया 46,30,000, सॉरी 46,50,300, 46,50,300 है, वो आ गया। अब अपन एक काम करेंगे, एक एक इसमें से डिडक्शन लेंगे, एक डिडक्शन लेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो मैं वो SEZ वाला ही ले लेता हूं, तो उससे क्या होगा ना कि SEZ वाला आपका डिडक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं पहले ये लाइंस को थोड़ा बढ़ा देता हूं क्योंकि मुझे पता है अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है इसको। बस 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 भाई बस। चलो ऊपर से खिसक तो नहीं गई ना, नहीं नहीं एक्सटेंड हुई। तो चलिए अब अपन लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA SEZ वाला। तो लिखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, दैट इज SEZ वाला। तो आप यहां लिखिए सिंस इट इज थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन, so deduction allowed is 100% of export profit। तो जो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उस पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो पहले अपन एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू PGBP ऑफ SEZ यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब एक बात बताओ, यहां पे PGBP ऑफ SEZ यूनिट कितना दे रखा है, 45 लाख दे रखा है। हाँ भाई 45 लाख दे रखा है। मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर से। आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए 120 लाख दे रखा है। तो 120 लाख दे रखा है और डिवाइड बाय आपका 400 लाख टोटल टर्नओवर दे रखा है। बुक्स में देखिए तो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आएगा। तो यहां पे मैं आपको बोलूं कि आपका जो 45 लाख है मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइड बाय 400, सो इट्स कम्स टू द 13,50,000 का डिडक्शन आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, 13,50,000 है ये आपका डिडक्शन आ जाएगा और 13,50,000 का आपका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो आपका SEZ वाला डिडक्शन आ गया 13,50,000।
अब आप एक काम करिए, जो एटीसी वगैरह वाले डिडक्शन है वो लेंगे अपन, तो लिखिए अब मैं यहां पे ले रहा हूं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आप ये 6 से पहले भी ले सकते थे, 10AA जो मैंने लिया ना, इससे पहले भी आप ये ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो लिखिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में अपन कौन कौन से लेंगे, एक तो एटीसी का लेंगे। तो एटीसी जो है वो कहां कहां पे मिलेगा, तो आप एक बात समझिए, एटीसी में आपको दो जगह पे मिलेगा। एक तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए पे किया है करके, ठीक है, दैट सन के लिए। तो मैं बताऊं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सन अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना है, आई थिंक 49,000 है। लास्ट पॉइंट देखिए आप अपनी बुक में, तो लास्ट पॉइंट आप देखेंगे तो यस 49,000 है, तो 49,000 का पूरा डिडक्शन ले लीजिए यहाँ पे, तो 49,000 है। एक सेकेंड, आ नहीं रहा है, 49,000 है ये। अब एक बात बताओ, एक वो आपके हाउसिंग लोन का रीपेमेंट भी तो है, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट भी है तो है, तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन देखिए 95,000 है। तो ये तुम्हारा एटीसी की बात हो गई। अब एक बात समझिए, एटी बी वगैरह का तो कहीं पे कुछ दे ही नहीं रखा, एटीसी है, तो 49 प्लस आपका 95 इट्स कम्स टू 144। तो एक बात बताइए मुझे, 144 मतलब आपकी 150 की लिमिट में है, एटीसी की भी लिमिट में और एटीसीसी की भी लिमिट में है। तो मैं बताऊं यहाँ पे आप पूरा 144 ले लीजिए, तो मैंने यहाँ पे 144 है वो आपका ले लिया। अब एक बात समझता, 80JJAA ये एटीसी था, अब अपन लेंगे 80JJAA। तो 80JJAA दैट इज 30% ऑफ सैलरी टू न्यू एम्प्लॉय। जो न्यू एम्प्लॉयज आपने रिक्रूट किए उनकी सैलरी का 30%। अब एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले आपने कितने न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं, टोटल 20। अब 20 का सैलरी का कितना आएगा करके, ठीक है, तो आप 30% ऑफ सैलरी ऑफ न्यू एम्प्लॉयज लेंगे डिडक्शन में। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक तो 12 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो आपके आई थिंक मई में रिक्रूट हुए। तो देखिए सबसे पहले जो आपके 12 एम्प्लॉयज है, तो 12 एम्प्लॉयज के लिए तो सैलरी कितनी है आपकी, 12 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय 18,000, 25,000 या उससे कम है, और मल्टीप्लाई बाय आप उसको 11 मंथ, क्योंकि आपने मई में उनको रिक्रूट किया फर्स्ट में देखिए, और बाकी वाले जो 8 एम्प्लॉयज है, वो 8 एम्प्लॉयज का सैलरी कितना है आपका, आई थिंक 12,000 है, और उनको देखिए आपने अगस्त से रिक्रूट किया है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च 8 महीने आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, तो आप करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ, इट्स कम्स टू द 23,76,000, 23,76,000 तो ये आया। अब एक बात बताइए, दूसरा आपके 8 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 12,000 और मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, इट्स कम्स टू द 768। तो आप इसकी टोटल करिए, तो 768 प्लस 2376 इट्स कम्स टू 31, आई थिंक 3144, और 3144 है, इसका आपको 30% डिडक्शन लेना है। डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ 3144, तो आप 3144 जो है उसका 30% लीजिए। सो 3144 का आपने किया कितना परसेंट, 30%, सो इट्स कम्स टू द 943,200 आ गया। तो आपका ये हो गया 943,200, 943,200। अब एक बात समझिए, एक डिडक्शन और बच गया, एटीटीटी, क्योंकि सेविंग बैंक इंटरेस्ट का आपको पता है वो 10,000 का डिडक्शन मिलता है।
तो जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उस पर 10,000 का डिडक्शन आप 80 टीटीए में ले लीजिए। तो अब मैं ले रहा हूं 80 टीटीए। टीटी भी नहीं मिलेगा एफडी पे, क्योंकि बेटा ये बंदा सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन होता तो 50,000 का आप टीटी बी में ले सकते थे, बट यहाँ 80 टीटीए में लेंगे। तो 80 टीटीए में लेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट है, उसका जो है वो इंटरेस्ट कितना आएगा? तो एक बात बताओ मुझे, सेविंग बैंक अकाउंट का जो आपका इंटरेस्ट है वो है कितना? तो मैं बताऊं, है तो आपका 30, बट डिडक्शन यहां पे कितना मिलेगा? मैक्सिमम 10,000। तो यहां पे मैं लिख लूं मैक्सिमम 10,000। तो अब आप बताइए, आपकी आ गई नेट टैक्सेबल इनकम। अब आपको मिल गई नेट टैक्सेबल इनकम आपकी। तो इट इज नेट टैक्सेबल इनकम, और इसको आप एनटीआई भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। तो नेट टैक्सेबल इनकम निकालिए। कैसे निकालेंगे? 4650 था ऊपर, 46,50,300 माइनस करेंगे आप 13,50,000 माइनस 1,44,000 और माइनस 943,200 माइनस 10,000, इट्स कम्स टू 22,03,100। तो देखिए 22,03,100, ये आपकी आ गई नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 22,03,100। अब आप इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए करके, ठीक है? तो चलो हम चालू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो चलो भैया, जब अपन टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो हम चालू कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एक बार आप देख लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम क्या इसमें कोई स्पेशल रेट्स की इनकम है क्या? स्पेशल रेट्स में कौन कौन सी जाती है? एक तो विनिंग स्पेशल रेट से जाती है, एज वेल एज द LTCG है वो 20% से जाता है। LTCG 112A वाला 10% से जाता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। STCG 111A वाला है वो 15% से जाता है, और विनिंग है 30% से जाती है। और आज अपन ने वो डीम्ड इनकम देखी थी 68 वगैरह वाले, 68, 69, 69A B C D, वो आपके 60% से जाती है। तो क्या कोई स्पेशल रेट्स वाली इनकम है ना? एक LTCG है ना। इसमें देखिए आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो आपकी 22,03,100 है। इसमें आपकी स्पेशल रेट्स की इनकम है वो LTCG है, और LTCG आपका कितना है स्पेशल रेट्स वाला? LTCG जो है वो आपका 32,000 है। तो मैं बोलूं 32,000 पे आपको 20% से टैक्स भरना पड़ेगा, और बैलेंस इनकम पे फिर आप स्लैब रेट से टैक्स भर दोगे, क्योंकि बंदा कौन है? इंडिविजुअल है, और ये सीनियर सिटीजन नहीं है। तो चलिए मैं यहां पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले टैक्स ऑन LTCG। तो LTCG आपका कितना है? 32,000 है। तो आप एक काम करिए, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कर दीजिए, तो आई थिंक 6,400 आ जाता है। ये 6,400 आ गया। अब आप समझिए, मैं आपका टैक्स निकाल रहा हूं, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। तो बैलेंस इनकम पे जब आप टैक्स निकालेंगे तो बैलेंस इनकम पे टैक्स, आपका बैलेंस इनकम कितना बचा? तो आपका 22,03,100 माइनस कर दीजिए 32,000। तो आपका 22,03,100 माइनस कर दीजिए 32,000, तो इट्स कम्स टू द 21,71,100। तो आपका अब टैक्स कैसे लगेगा? तो मैं बताऊं, अप टू 2,50,000 तक डैश पे डैश टैक्स निकालना है, कुछ नहीं करना। मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख तक आपका 5% कितना आता है? 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख तक आपका 20% कितना आता है? 1 लाख आता है। और बेटा मोर देन 10 लाख अप टू कितना आया था? 21,71,100। इस पे कितना 30% आएगा? तो 30% अगर आप निकालेंगे तो इसका 30% इट्स कम्स टू द 351,330। हाँ भाई, 351,330, और 351,330 प्लस कर दीजिए 1,12,500, इट्स कम्स टू द
आपका 463,830, तो इस पे टैक्स आ गया आपका 463,830। अब एक काम करिए, इस पे जो टैक्स आया 463,830 प्लस कर दीजिए 6,400, तो आपका टोटल आ जाता है 470,230। अब मुझे एक बात बताइए, सरचार्ज लगेगा क्या? सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं है। यहां पे आप देखेंगे टोटल इनकम है वो आपकी 22,03,100 है, तो सरचार्ज तो नहीं आएगा, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएगा। आंसर इज यस। तो ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से। तो इसका अगर आप 4% करेंगे, इट्स 18,809। 18,809। सो आप 18,809 इसको ऐड कर दीजिए, इट्स नेट टैक्स आ गया, ये नेट टैक्स आ गया। अब एक बात बताइए, तो नेट टैक्स आपका आ गया 18,809 प्लस 470,230, इट्स कम्स टू द 489,039। सो 489,039, जिसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, दैट इज 489,040। इतना आपका नॉर्मल टैक्स आ गया। अब एक बात समझना, अब थोड़ी देर के लिए आप अपनी पेन ड्रॉप कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप अपनी पेन ड्रॉप कर लीजिए, और मुझे एक बात बताइए, यहां पे मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था एएमटी। एएमटी मींस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 35 एडी आ जाए, 35 एडी कौन सा? वो आपके 14 बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाला, वो वाला, ठीक है। एज वेल एज अगर मान लो आपको कहीं पे एसईजेड का डिडक्शन आ जाए, एसईजेड का मतलब वो 10 डबल ए वगैरह, ठीक है, या फिर आपको 3 सेक्शन मैंने डिडक्शन की बताई थी, 80 डबल जे डबल ए, 80 क्यू क्यू बी एंड 80 आरआरबी, अगर वो 3 सेक्शन आ जाए तो आप समझ लेना ये एएमटी का क्वेश्चन है। यहां पे आपको नॉर्मल टैक्स के साथ साथ एएमटी भी निकालना पड़ेगा। तो अब मैं चालू करूंगा, देखिए यहां पे आया है ना, यहां पे आप देखेंगे 80 डबल जे डबल ए भी है, एज वेल एज द यहां पे 10 डबल ए भी है, और यहां इंडिविजुअल है, तो यहां एएमटी भी लग सकता है। एएमटी क्या था? वो एडजस्टेड टोटल इनकम का कितना परसेंट लेते थे? एडजस्टेड टोटल इनकम का आपका लेते थे, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%। याद आया? तो यहां एएमटी भी लगेगा, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बोला हुआ एएमटी को इग्नोर करो। अगर एग्जामिनर ने बोला होता एएमटी को इग्नोर करो तो कर लेते। यहां पे 115 बीएससी तो अभी बाकी है, पहले मैं एएमटी का बात करवाता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं अभी यहां पे कैलकुलेट करने वाला हूं, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ, तो मैं यहां पे कैलकुलेट करने वाला हूं, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एएमटी। ये देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिया है पहला ही, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं। एक बार आरटीपी या एमटीपी में कहीं दिया था, बट एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर 3 घंटे में एक ही काम करना है। अब एएमटी कैलकुलेशन कैसे करते थे? तो एएमटी में हमने क्या सीखा था कि आप सबसे पहले ले लीजिए टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आता है, और दूसरा एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% करिए। इनमें से विच एवर इज हायर है वो आप ले लीजिए, मींस आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। अब एक बात बताइए, टैक्स निकाला आपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, वो तो आया आपका 489,040 अभी निकाला। अब अपन एटीआई निकालने जा रहे हैं, तो एटीआई कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ एटीआई। तो एटीआई कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे एएमटी टॉपिक, तो हम चालू करते थे सबसे पहले एनटीआई से, दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम। आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना है? तो नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो आप देखिए, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 22,03,100 आई थी। तो जो आपकी 22,03,100 नेट टैक्सेबल इनकम आई, 22,03,100, तो 22,03,100 आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आई थी। अब उसमें मैंने बोला था 3 चीजें आपको ऐड करनी है, तो 3 चीजें आपको ऐड करनी है, कौन कौन सी? देखो 35 वाला तो है नहीं, 35 एडी वाला होता तो उसको भी ऐड करते, बट यहां पे हमको ऐड करनी पड़ेगी। एक तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए, और दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन आपका 80 डबल जे डबल ए, क्योंकि मैंने बोला था 3 डिडक्शन ऐड होते हैं, कौन कौन से? एक तो 80 क्यूक्यूबी आरआरबी एंड 80 डबल जे डबल ए, और 10 डबल ए एंड एज वेल एज द एक तुम्हारा 35 एडी वो स्पेसिफाइड बिजनेस वाला। तो जितना डिडक्शन लिया हुआ वो ऐड करो। तो देखिए 10 डबल ए में आपने कितना लिया था?
तो 10AA में आपने डिडक्शन लिया है, दैट इज 13,50,000, 13,50,000 लिया, और यहाँ पे 943,200 लिया। तो मैं बताऊं, यहां पे लीजिए आप 13,50,000 और तुम्हारा 943,200, ये आप ऐड कर लीजिए। अब एक बात बताओ, इसमें से वो एक लेस करते थे कि डेप्रीशिएशन अलाउएबल, अगर सेक्शन 35AD ना लिया होता तो यहाँ तो 35AD है ही नहीं, तो फिर वो लेस वाला पार्ट आएगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, या जिसको मैं बोल दूं ATI। अब आप ATI आपका आया, कितना आया कैलकुलेट करिए। तो आपका 22,03,100 प्लस 13,50,000 प्लस 943,200, सो इट्स 44,96,300 आया। तो एक बात बताइए, 44,96,300 आया। अब इस पे आप AMT निकालिए, तो AMT इज इक्वल टू 44,96,300 मल्टीप्लाई बाय 18.5%। तो इसका अगर आप करेंगे 18.5%, तो ये आपका आता है 831,816, राइट। 831,816 ले रहा हूं मैं, 815 आ रहा है बट मैं 816 ले रहा हूं, ठीक है। तो 831,816, क्योंकि आपका 815.5 आ रहा है तो मैं 816 ले रहा हूं। अब एक बात बताइए, क्या इसमें सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज लगता अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम है, ये 50 लाख से ज्यादा होती तो। यहां एडजस्टेड टोटल इनकम आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसका अगर आप 4% करेंगे, सो इट्स कम्स टू द 33,273 आया, 273 आया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 831,816, तो आप देखेंगे 865,088 आ रहा है, 089 आ जाएगा, तो 865,089 आ रहा है। तो यहां पे आप इसको बोल सकते हैं AMT, दैट इज अगर मैं राउंड फिगर करूंगा तो 865,090 आ जाएगा। तो देखिए आपका ये कितना आ रहा है, 8,65,090 आ रहा है। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? अगर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका 489,040 आ रहा है, बट यहाँ पे 865,090 आ रहा है, तो आपको 865,090 है, ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूं assessee required to pay, यहां पे लिख लेता हूं assessee require to pay 8,65,090, ये इतना आपको पे करना पड़ेगा करके, ठीक है। लेकिन आपका AMT क्रेडिट बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ AMT क्रेडिट भी निकालना है तो AMT क्रेडिट आपको मैं निकाल के दे सकता हूँ, 865,090 माइनस कितना आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा था, 489,040, हाँ। तो यहाँ पे आपका 865,090 माइनस 489,040, तो आपका AMT क्रेडिट आ जाएगा 376,050। ये निकालने का बोला नहीं है, बट ऐसे ही मैंने निकाल दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, ये तो अभी तक आपने नॉर्मल टैक्स रेट को फॉलो किया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप 115 BAC को फॉलो करते तो क्या होता? तो ये तो तुम्हारा अभी तक पार्ट A हुआ है करके, ठीक है। अब पार्ट B के हिसाब से जाएंगे, जहां अपन 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकालेंगे करके, ठीक है। तो चलिए अपन चालू करते हैं पार्ट B करके या पार्ट 2 करके। अभी तक अगर ये नहीं हुआ तो इसको पॉज करके और इतना कॉपी करिए और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब अपन चलते हैं पार्ट B पे। और पार्ट B जो है वो ये बोलता है कि इफ असेसी ऑप्ट 115 BAC, देन क्या होगा? आप एक काम करो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप 115 BAC को पूरा रिवाइज करिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप 115 BAC जो 115 BAC कल पढ़ा था उसको पूरा रिवाइज करिए, 115 BAC को, ठीक है। वो आपकी 6 स्लैब रेट वाला, और वो 115 BAC लेते हो तो AMT भी नहीं लगेगा, तो ये AMT भी आपका जाएगा, नहीं लगेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप एक काम करिए, 115 BAC को एक बार रिवाइज करिए।
चलिए डन। तो चलिए अब अपन इसके हिसाब से अगर आप टोटल इनकम निकालते तो आपका क्या आता और आपका टैक्स पेबल है वो कितना आता। तो आपने एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा, अभी आपने जो पढ़ा उसमें एक चीज समझिए आप लोग कि जो मैं आपने पढ़ा 115 बीएसी, 115 बीएसी में क्या है कि आप वो 6 टैक्स रेट स्लैब रेट का बेनिफिट ले सकते हैं, बट आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तो कल का अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो कल हमने क्या पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत याद रहे तो ये बलिदान आपको देने पड़ेंगे। और क्या क्या बलिदान देने पड़ते थे पता है? सबसे पहले आपका सैलरी इनकम तो है ही नहीं, तो मैं सैलरी का बताऊंगा ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते थे, और हाउस प्रॉपर्टी में अगर एलओपी डीएलओपी का लॉस है तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। पीजीबीवी में देखिए 10 AA का आप डिडक्शन नहीं ले सकते थे। 8 मिनट। तो देखो आपको मैंने क्या बोला, पीजीबीपी का जो डिडक्शन एक 10 AA का डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, ये साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन वाले नहीं ले सकते, 35 CCC 35 AD नहीं ले सकते। आपका एग्जामेशन जो था 1032 वाला नहीं ले सकते, एमपी एमएलए फैमिली पेंशन का डिडक्शन नहीं ले सकते, अंडर चैप्टर 6 से कुछ भी नहीं ले सकते, बट दो ले सकते थे। कौन कौन सा? एक तो 80 JJAA, तो यहाँ 80 JJAA है तो वो ले सकेंगे, बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। और 80 CCD 2 है वो आप ले सकते थे करके, ठीक है। तो बाकी तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, 115 बीएसी के हिसाब से होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा रहेगा, कोई ज्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपकी हाउस प्रॉपर्टी की, तो मुझे एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप 115 बीएसी लेते तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसा होता? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, आपका टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कितना आता? सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मुझे बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो एसओपी का जो इंटरेस्ट है वो नॉट अलाउड। एसओपी का जो इंटरेस्ट है वो अलाउ ही नहीं होता, एसओपी में मतलब इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, तो आपका लॉस आता ही नहीं। तो मैं बताऊं एसओपी का जो आपका इनकम है वो तो आप क्या ले लेते? नील। यहां पे भी मैं 2 लाइन बना ही दूं क्या? बेटर रहेगा अगर 2 लाइन बना देंगे तो। चलो मैं बना लेता हूं 2 लाइन। तो एसओपी का जो इनकम है वो नील आता क्योंकि इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं होता, तो एसओपी का इनकम है वो आपका नील आता। एलओपी का इनकम तो उतना का उतना आता जितना कैलकुलेट किया, तो वापस कैलकुलेट नहीं करना। हाँ, जब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और फिर आप 115 बीएसी कैलकुलेट कर रहे हो तो वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और एसओ एलओपी का प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कितना दे रखा है एलओपी का? आई थिंक एलओपी का प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट कितना? एलओपी का प्रॉफिट, एलओपी का प्रॉफिट है आपका, एलओपी का प्रॉफिट है 133,300, तो सीधा 133,300 ले लीजिए। तो एलओपी का आपका 133,300, तो हाउस प्रॉपर्टी का हो जाएगा 133,300। अब एक बात बताइए, पीजीबीपी का इनकम तो उतना का उतना आएगा, 45 लाख तो आएगा ही, डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कैपिटल गेन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैपिटल गेन तो सेम उतना का उतना होगा। कैपिटल गेन कितना था? 32 एंड 75, तो ये तुम्हारा 32,000 एंड ये तुम्हारा 75,000, तो ये तुम्हारा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ भाई, तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए कितना आता है। तो मैं बताऊं आपका 13 लाख, सॉरी 1,33,300 ना, प्लस 45 लाख प्लस 32,000 प्लस 75,000, तो ये आपका आ गया 47,40,300। तो 47,40,300। अब एक बात समझना, आईसीआई ने जब एग्जाम में ये एग्जाम के आरटीपी में जो क्वेश्चन दिया था उसका जो उन्होंने सजेस्टेड दिया था उसमें उन्होंने क्या किया था कि 47,40,300 है ना, ये ग्रॉस टोटल इनकम है। उसमें है ना पहले क्या किया उन्होंने, पुराना जीटीआई ले लिया, और पुराना जीटीआई लेके सिर्फ वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस था उसको ऐड कर दिया। तो वैसे करके उन्होंने नया जीटीआई निकाला था इस सेक्शन के हिसाब से। आप वैसा नहीं करोगे, आप जैसा ऐसा करोगे तो भी चलेगा। अब एक बात समझना, लेस इसमें से डिडक्शन करेंगे, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर आपका 6A में सिर्फ एक ही डिडक्शन अलाउ होता है, 80 JJAA।
तो 80 डबल जे डबल ए कैलकुलेट कर दीजिए कितना आता है। 80 डबल जे डबल ए वो आपका कितना आएगा, 80 डबल जे डबल ए आपका 943, वो का वो आएगा जो वहां कैलकुलेट किया था, तो हमारा था 943,200। यहां पे मैं नोट लिख लेता हूं, अदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A and 10AA not allowed if assessee follow 115 BAC। तो यही आपका आ गया नेट टैक्सेबल इनकम। तो NTI कितना आ गया, निकालिए 47 4300 माइनस 943,200 को लेस कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 37,97,100। अब आप इस पे टैक्स निकालिए। तो अपन चालू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो अब टैक्स लायबिलिटी निकालिए। अब एक बात समझना है, उधर कितनी, वो 6 स्लैब रेट लगेगी, ठीक है। तो वो 6 स्लैब रेट को यहां पे लगाइए। तो अप टू 2,50,000 डैश पे डैश मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख 5% कितना 12,500 आ जाएगा। उसके बाद 5 लाख से लेके अप टू 7,50,000, इस पे 10%, तो 2.5 लाख पे 10% कितना 25,000 आएगा। उसके बाद 7.5 लाख से लेके अप टू 10 लाख 15% आएगा, तो ये 37,500 आ जाएगा। कैलकुलेट करिए। 10 लाख से ज़्यादा अप टू 12,50,000 20%, तो 20% 2.5 लाख पे 50,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका 12,50,000 से ज़्यादा अप टू 15 लाख तक 25%, तो 2.5 लाख पे आप 25% करेंगे तो 62,500 आएगा। एंड 15 लाख से ऊपर अप टू, ओ आई मेड वन मिस्टेक, वो स्पेशल रेट वाले पे 32,000 लेना था, ठीक है, वो कोई ज़्यादा मिस्टेक हुई नहीं है करके, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में यहाँ पे मैं ऐसे ले रहा हूँ, थोड़ा इसको नीचे कर रहा हूँ। अरे इधर देखना, एक छोटी सी मेरे से चूक हो गई, चूक नहीं, अरे वापस ये ओ भी आ रहा है साथ में, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जो चाहिए वही आए। एक सेकेंड है, थोड़ा मैं नीचे ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर क्योंकि 115 BAC लग रही है तो भी स्पेशल रेट तो स्पेशल रेट से ही टैक्स जाएगा। तो सबसे पहले टैक्स ऑन LTCG, तो LTCG आपका कितना है 32,000, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये 6,400 हुआ। अब एक बात बताओ, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम ये अभी निकाल रहे हैं, तो बैलेंस इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो 32,000, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे 3765 तक, तो 3765,100 माइनस करिए इसमें से 15 लाख, तो 22,65,100 पे 30%, तो 679,530 आ जाएगा। देखो लाइव बैच नहीं है तो मुझे सब कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ टोटल टैक्स ले लीजिए। तो टोटल टैक्स अगर आप लेंगे 679,530 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, 867,030 आया। तो 867,030
प्लस करिए इसमें से 6400, तो आपका कितना आया 873,430। अब एक बात बताइए, सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, एनटीआई है वो 37 लाख है, 50 लाख से ज़्यादा होती तो यहाँ सरचार्ज भी लगता। तो ऐड करिए सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, सो ऐड हेल्थ एजुकेशन सेस @ 4%। तो इसका अगर आप 0.4% करेंगे तो 34,937 आ जाएगा, प्लस कर दीजिए 873,430, तो 9,08,367 आए। कॉपी करिए इसको एक बार। डन। चलो अब एक बात बताओ, नेट टैक्स आपको इतना पे करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, इसमें एएमटी लगता ही नहीं, 115 बीएससी लेते हो तो एएमटी नहीं लगता, तो आप यहां पे नोट लिख लीजिए, एक नोट, इफ एसएससी ऑप्ट then AMT alternate minimum tax not applicable। AMT लगेगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, आपको लेना क्या चाहिए? अब मुझे बताइए, आप 115 बीएससी लेना चाहिए या रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से जाना चाहिए? क्योंकि 115 बीएससी के हिसाब से 9,08,000 टैक्स आ रहा है, 9,08,367, ये न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 बीएससी के हिसाब से आ रहा है। बट नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से आप देखेंगे तो आ रहा है 865,090, 865,090। तो बेटर क्या है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चाहिए, और आप क्या बोलते हैं नॉर्मल उसके हिसाब से जाइए, बिकॉज आपका वहां पे कितना आ रहा है 865,090 आ रहा है, और इसके साथ साथ में आपका एएमटी क्रेडिट भी बनेगा। इसके लिए आपको नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना चाहिए, 115 बीएससी नहीं फॉलो करना चाहिए। तो लिखिए कंक्लूजन और लिखिए सिंस एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ income tax, since as per normal provision of income tax, since as per normal provision of income tax, tax liability is lower, that is lower, that is कितना है आपका उसके हिसाब से 865,090। so assessee should not opt section 115 BAC, मीन्स फिर आपको 115 BAC ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा है आपका टैक्स। डन। तो देखिए ये महासागर वाला क्वेश्चन था, जो आपको महासागर में बहुत सारी चीजें पढ़ाई। मीन्स कहाँ से चालू किया था, पहले नॉर्मल के हिसाब से, फिर आपने वहां पे एएमटी आया, फिर 115 BAC आया। तो देखिए एक साथ में कितने कॉन्सेप्ट आ गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। डिडक्शन आया, 80JJA आया, 80C आया, कितने सारे 10AA आया, SEZ वाला। तो ये क्वेश्चन है वो महासागर क्वेश्चन है, अगर इसको आप करते हैं तो आपका बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं एक साथ में करके। ठीक है, तो चलिए अब अपन ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद अपन और कुछ क्वेश्चन है जो अपन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं।